स्टार आलम लाइव के साथ मैं हूं मैमुना सत्तार। पाक अफगान जो इशू है उसमें असल में तालिबान क्या चाहते हैं, ये कशीदगी क्यों इतनी बढ़ रही है, क्या वजह है, इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ अभी अभी खबर आई है कि तहरीक इंसाफ ने नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है, तो इसको भी ज़रा डिस्कशन में लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो तालिबान, पाकिस्तान तालिबान ख़ास तौर पे फाटा मर्जर के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनका? बिकॉज आई रेड समथिंग कि वो ये चाह रहे हैं कि जो फाटा मर्जर हुआ है उसको रिवर्स किया जाए, देखिए फाटा उसकी वजह से ये सारी कशीदगी है। नहीं नहीं नहीं, ये वजह वो नहीं है सिर्फ, वन ऑफ और द मेजर वो एक रीजंस यू कैन बहाना से। है और निशाना असल और है। जैसा कि हम बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो प्रॉब्लम है सबके लिए। उसमें हमारे मुस्लिम ब्रदर भी इस्तेमाल हो रहे हैं और अमेरिका का उसमें रोल है, इंडिया का रोल है। मैं अब आगे बात चलती है तो मैं आपको बताऊंगा उसमें। अब इशू ये है कि जो फाटा का मर्जर है ना, ये एक बहाना इसलिए बन गया। देखें, जब फाटा का मर्जर हो रहा था ना, उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम थे। 2018 में हुआ था। 2000 18 में 25वीं तरमीम के, जो 25वीं आई तरमीम, नहीं, उसके जरिए लेकिन हुआ था। उसका प्रोसेस पहले कंप्लीट हो गया था अच्छा, राहिल शरीफ के दौर में, सही है। और 2018 से पहले हो गया था। अब उसमें प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त भी जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी वो दबाव में थी। राहिल शरीफ और ज़हीरुल इस्लाम ने एक अपनी गेम चलाई हुई थी सियासत में, उनको बहुत शौक था, और वो जो धरने हो रहे थे इस मुल्क में, सब कुछ वो चल रहा था। उस वक्त मौलाना फजल रहमान जो ये JUI के हैं, जिसकी मुसलसल मुखालफत पीटीआई करते रहे, उन्होंने बड़ा एक अक्लमंदाना मशवरा दिया था। उन्होंने कहा था कि फाटा के मर्जर से पहले वहाँ पे रेफरेंडम करवा लें। उनकी बात किसी ने मानी नहीं। और देखें, सियासी लीडर जो होता है ना, उसको चीज़ें 3 साल के टेन्योर के बियॉन्ड नज़र आ रही होती हैं। लेकिन राहील शरीफ और ज़ाहिर है ज़हीरुल इस्लाम के अपने मकासद थे, अपना अपना उनका एजेंडा था, अपनी अपनी नौकरियां थी उनकी, मुस्तकबिल की भी और उस वक्त भी। उन्होंने वो फटाफट करवा दिया मर्जर पार्लियामेंट के ज़रिए। अब उसमें प्रॉब्लम यह कि अगर रेफरेंडम हुआ था ना, तो आज ये सिचुएशन, आज उनको बहाना ना मिलता TTP को। और यही ये चीज़ मौलाना फजल रहमान साहब को समझ आ रही थी। उस वक्त उन्होंने उसको वहां पे रेफरेंडम नहीं, रेफरेंडम का मतलब है कि विल ऑफ द पीपल जो है वो सामने आ गई। वो लोग जो चाहते हैं कि जी वो पाकिस्तान के साथ मर्जर करें, क्योंकि इनकी जो पोजीशन थी, कानूनी पोजीशन, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है सूबों से या वफाक से या इंटरनेशनल बॉर्डर के हिसाब से। तो अगर रेफरेंडम हुआ होता तो ना सिर्फ यहाँ ये मसला ना पैदा होता, बल्कि कश्मीर के मामले पे भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत होता। लेकिन नहीं, उनकी बात मानी गई। इसलिए अब उसको बहाना बना रहे हैं कि ये तो इसका जो स्टेटस था वो बदला है पाकिस्तान ने, और हम उस कानून को नहीं मानते, हम पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, वगैरह वगैरह। एंड इस ऑल्सो दे फील वीक इन दोज एरियाज नाउ, बिकॉज वो जी पाकिस्तान की स्टेट के कंट्रोल में एरियाज आ गए हैं। देखें, ये एक वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ये करना चाहता था। तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता था। दूसरी बात यह कि जो पाकिस्तान ने वहाँ पे निज़ाम नाफिज करना था, जब उनको मर्ज किया पाकिस्तान के साथ, तो वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गए। वो खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे अजला की तरह ज़िले हैं, वो एजेंसीज नहीं हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उसने उसके पिछले 12 साल जो है ना, 12वां साल शुरू हो गया, उनके गुजरे के नहीं किसी और मामला, उनके तवज्जो सियासत में रही है, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने में रही है, वफाकी हुकूमत से लड़ाई करने में रही है। जब उनकी अपनी 3.5 साल की हुकूमत थी वफाक में, तब भी उन्होंने तवज्जो नहीं दी उन मामला पे जिन पे उनको देनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए, 2017 के बाद तो हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क में चल रहा है, और उस हाइब्रिड निज़ाम के 6 साल जो थे वो बाजवा और शाहिद खाकान अब्बासी, इमरान खान और फिर शहबाज शरीफ, इनके दरमियान तकसीम थे। तो उसमें ये सारा मसला जो है वो मजीद बिगड़ता गया। साथ खैबर पख्तूनख्वा ने उनको ओनरशिप उस तरह दी नहीं जिस तरह दूसरे अजला को देनी थी। और अभी भी रेट ऑफ द स्टेट आप इस्टेब्लिश नहीं कर रेट ऑफ सके। द स्टेट, रेट ऑफ द प्रोविंस होनी चाहिए थी वहाँ सबसे पहले। देखिए, इंटरनेशनल बॉर्डर पे तो फौज और FC कर सकती है, लेकिन जो सूबे आपने ले ली, वहाँ DC ने क्या करना है, असिस्टेंट कमिश्नर ने क्या करना है, वहाँ का अदालती निज़ाम क्या होगा, वहाँ के स्कूलों और कॉलेजेस और हॉस्पिटल का निज़ाम क्या होगा, ये सारा, और जितनी जो सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे थे वहाँ मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन ये नहीं हो सका।
बदकिस्मती से ना सड़कें वहाँ बन रही हैं, ना वहाँ पे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, ना दवाइयाँ पहुँच रही हैं। कुरम एजेंसी का हाल देख लें। तो सूबाई हुकूमत का फेलियर और फिर वफाकी हुकूमत का फेलियर। वफाक पे सूबा इल्ज़ाम लगाता है इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। वफाक में ज़ाहिर है एक हाइब्रिड निज़ाम था, उसकी तवज्जो किसी और तरफ थी, तो वो इमरान खान के ज़रिए वफाक में तब्दीली लाने पर, फिर उसको सस्टेन करने पे लगे रहे, फिर उसको निकालने पे लगे रहे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इस वजह से वहाँ पे ये मसाइल बहुत हैं। लेकिन अब इसमें मसला ये है कि अगर आपको याद हो, ये सिर्फ जुड़ा हुआ इस छोटे से एरिया में नहीं है, ये एक रीजनल प्रॉब्लम है। और रीजनल प्रॉब्लम इस तरह से है कि अजीत डोवल जो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उसने एक डॉक्ट्राइन दी थी। उस डॉक्ट्राइन के मुताबिक उसने कहा था कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमें उन ग्रुप्स को सपोर्ट करना चाहिए जो अलहदगी पसंद हैं, जो दहशत गर्द हैं, और उनको थोड़े से पैसे दे के हम अपना बहुत सारा काम करवा सकते हैं, जिससे पाकिस्तान को थोड़े पैसों में बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं हम। और पिछले कई साल से वो ये डॉक्ट्राइन उन्होंने इम्प्लीमेंट की है और चला रहे हैं कामयाबी से। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान ने अब उस डॉक्ट्राइन का बड़ा सख्त जवाब दिया पिछले कुछ दिनों में। एक तो मैंने आपको बताया था कि जो हमला किया है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर, जो एयर स्ट्राइक की है ना, उससे उससे बहुत नुकसान हुआ है, टीटीपी का भी और अफगान तालिबान का भी। अब इसमें जो अजीत डोवल डॉक्ट्राइन है, इसमें अफगान तालिबान का बहुत रोल है। उनके मुसलसल राब्ते हैं, पैसा दे रहा है अफगान हुकूमत को इंडिया, वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है इंडिया, और बहुत सारे और भी तरीके से मदद कर रहा है अफगान तालिबान हुकूमत की। साथ टीटीपी की भी मदद कर रहा है। अब जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा था, हो रहा है अभी भी, और जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, इसके पीछे इंडिया की उन ग्रुप्स को हमायत हासिल है, इसमें कोई शक नहीं रहा। तो पाकिस्तान ने जब एयर स्ट्राइक की है ना इनसाइड अफगानिस्तान, और फिर ईरान में की थी, आपको याद है पिछले साल जब वहां से बलूचिस्तान में हमला हुआ था, तो वहां नुकसान किया ईरान में, अफगानिस्तान में नुकसान किया टीटीपी का। दोनों जगह इंडिया के कनेक्शन है, वही अजीत डोवल डॉक्ट्राइन। वहां बलोच ग्रुपों को ईरान के जरिए सपोर्ट कर रहे हैं, और कलभूषण यादव जो पकड़ा गया था, याद है ना, वो भी ईरानी कनेक्शन था, और वहां से वो बलोच इन दहशत गर्दों को वो सपोर्ट कर रहा था। इधर से टीटीपी को अजीत डोवल डॉक्ट्राइन सपोर्ट कर रही है, तो साथ अफगान तालिबान को भी। दूसरा पाकिस्तान ने जो काम किया ना, जो वाखान से अफगानिस्तान का असर और रसूख खत्म कर दिया है कि अब वहां तालिबान हुकूमत की रिट नहीं रही वाखान की पट्टी पे। अब उससे इंडिया को जो खतरा महसूस हुआ है ना, और वाखान ज़ाहिर है इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन की रिकग्नाइज बाउंड्रीज हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, तो उस पे ये एक रिएक्शन तो आएगा अगर पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करता। पाकिस्तान ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, लेकिन उनकी रेट खत्म कर दी अफगानिस्तान की। अब वहां रेट किसकी है, इस बात पे हम बात ना करें तो बेहतर है। कल भी आपने यही कहा था। तो अब उसमें यह कि अजीत डोवल साहब वो वाशिंगटन पहुंचे हैं भागम भाग इन दो वाकयात के बाद, और जो वहाँ पे पाकिस्तान ने उनकी जो ज़िंदगी तंग की हुई है, और मैं आपको बताऊं बहुत दिल से और बहुत ताकत से पाकिस्तान ने ये दोनों काम किए हैं। और इसमें वाज़ेह मैसेज है कि अगर आप बलूचिस्तान पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बलूचिस्तान में हंगामे करवा के, दहशत गर्दी करवा के, और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी करवा के, और कश्मीर की आवाम को मुतनफ़र करवा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। तो अब अजीत डोवल डॉक्ट्राइन को पहली बार जवाब मिला है उनके अंदर घर में जाके। अफगानिस्तान में, ईरान में पहले मिला था, अब अफगानिस्तान मिला। अफगानिस्तान का जो दो जो इवेंट हुए हैं आगे पीछे, ये एयर स्ट्राइक्स और वाखान वाला, उससे अजीत डोवल और इंडिया को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, और वो भागम भाग गए। और फिर ये हुआ है कि एक अमेरिकी कांग्रेसमैन है, उसने ख़त लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को, जो नए सदर आ रहे हैं, वो उनको ख़त लिखा है कि जी आप जो अफगानिस्तान को इमदाद दे रहे हैं, आपको पता है अफगानिस्तान को अमेरिका इमदाद दे रहा है, अभी भी जाहिर है सफारती ताल्लुकात नहीं है, इमदाद दे रहा है। कैसी बात है, पहले इतना असलहा छोड़ के गया अफगानिस्तान में अमेरिका, जो तालिबान हुकूमत ने फौरन उसके काम आ गया, और वही असला तबाह हुआ है एयर स्ट्राइक्स में बाय द वे। तो अब उनको पैसे भी दे रहा है, और उन पैसों के खिलाफ खत लिखा है उस कांग्रेसमैन ने कि ये दहशत गर्द लोग हैं अफगान तालिबान, इसको डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि ये अमेरिका टैक्स पेयर्स के पैसे इनको बंद कर दे आके। अब ये जो है ना, ये दोनों काम हुए हैं जो
एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, बखान हुआ और अफगानिस्तान को इमदाद बंद करवाने की कोशिशें हो रही हैं। तो अजीज डोवल इसलिए गए हैं कि जो बाइडेन हुकूमत के आखिरी दिन है, इसमें आप बताएं क्या इतना इतना अहम था कि अचानक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंडिया का उठ के अमेरिका चला गया है और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सलिवान से उसकी मुलाकात हुई है। और उसमें जो ऑफिशियली जो व्हाइट हाउस ने, वो अमेरिका ने जो जारी किया है बयान, नेशनल सिक्योरिटी उनकी जो ऑफिस है उसने, उसमें उन्होंने कहा है कि जी जो 2022 में, मई 2022 में जो टोक्यो में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी साइन किया था मोदी ने और बाइडन ने। अब आप देखें कि एक तो ये है, दूसरा उन्होंने अभी जो डिस्कस क्या किया अजीत डोवल ने जेक सलिवान से, उसने डिस्कस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग। अब नाम सुनते रहे और पता नहीं, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। सेमीकंडक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज और मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब ये जो है ना, और उस पे जो अमेरिकन सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जेक सलिवान, उसने अजीत डोवल को बताया है कि जो पाकिस्तान पे उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं ना, मिसाइल एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज जो उनकी है अमेरिका की, और जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान की और चाइनीज कंपनीज पे पाबंदी लगाई है, उसके बारे में उन्हें ब्रीफ किया है। और साथ उन्हें इनाम क्या दिया जाने से पहले, उन्हें इनाम ये दिया है कि जो इंडियन कंपनीज थी बहुत सारी, जिनको इजाज़त नहीं थी न्यूक्लियर सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पे तजारत की, उनको डी लिस्ट कर दिया है अमेरिका ने। और ये बहुत बड़ी खबर है, उनको डी लिस्ट किया, और ये अजीत डोवल को उन्होंने इस मीटिंग में बताया है। और ये उन्होंने बयान भी जारी किया है। अब ये देखिए, उनको उन्होंने तसल्ली दी है बाइडेन गवर्नमेंट ने जाते जाते कि हमने जो मुआहिदा आपसे किया था हम उसके ऊपर कायम है, और हम जाते जाते आपको ये भी डी लिस्ट भी कर गए आपकी कंपनी। साथ उन्होंने कुछ ना कुछ गारंटीज उन्हें दी होंगी कि अमेरिका के, जो मैंने आपको कहा, इमदाद आ रही है अफगान तालिबान हुकूमत को। हो सकता है जी डोवल ने ये भी चाहा हो कि वो जारी रहे, क्योंकि एक सिर्फ इंडिया इमदाद करे और अमेरिका दोनों करें तो इंडिया की पोजीशन इतनी वल्नरेबल नहीं रहती। ये एक अलायंस इंडिया और अमेरिका का अगेंस्ट चाइना भी इसको तस्वर किया जा सकता है कि अमेरिका इंडिया के साथ मिलके इतना स्ट्रांग होना चाह रहा है कि वो चाइना के साथ, जाहिर है फिर जिस तरह चाइना इमर्ज हो रहा है जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जाहिर है असल लड़ाई जो होनी है वो डोनाल्ड ट्रंप की, वो चाइना के साथ ही होनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया हुआ है कि वो आते ही चाइना पे 60% ड्यूटी टैरिफ लगा देगा उसकी इंपोर्ट्स पे सारी पे, जिससे चाइना को मसला है, और चाइना ने भी अमेरिकी कंपनी पे पाबंदी कल ही लगाई है। तो चाइना के मुकाबले में इंडिया को मजबूत करना चाहता है अमेरिका, और ये तमाम हुकूमतों की वहाँ यही पॉलिसी रही है, चाहे वो रिपब्लिकन हुकूमत हो चाहे डेमोक्रेट्स की हुकूमत हो। तो फिर ऐसे में तो फिर हमें बहुत जल्दी एक चॉइस नहीं मेक करनी पड़ेगी बिटवीन चाइना एंड अमेरिका? देखिए हमारी पोजीशन, या बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारी पोजीशन हम नहीं कर सकते। हमारी पोजीशन वल्नरेबल बहुत है, और उसकी मैं वजूहत आपको बताता हूँ। अगर हमारी पोजीशन अपनी अच्छी होती, अगर हमारी मईशत अच्छी होती, हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम होता, तो हम फ़ौरन चूज़ कर सकते थे कि हमने अमेरिका के साथ जाना है या चीन के साथ जाना है। अब हम ओपनली डिक्लेयर नहीं कर सकते इसको। वजह उसकी ये है कि हमारी मईशत कमज़ोर है, और जो अमेरिका पे बहुत डिपेंड करती है, यूके पे डिपेंड करती है, यूरोप पे डिपेंड करती है। और दूसरा ये है कि हमारे जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से कोई भी बड़ा फैसला, पॉलिसी शिफ्ट करना इस वक्त, जबकि एक हुकूमत जो कमज़ोर भी है, उसके लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए नवाज शरीफ के दौर में बहुत कुछ हो गया था, जिसको फिर कमर बाजवा ने, जनरल फैज़ ने रिवर्स किया कि ये तो नवाज शरीफ पूरे का पूरा उठा के में चाइना की तरफ ले जाएगा, जो कि जनरल बाजवा को और फैज़ को मंजूर नहीं था, और इसलिए उन्होंने इमरान खान को इस्तेमाल किया। इमरान खान देखिए 22 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, अचानक क्यों वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए। और अब ये बदकिस्मती ये है कि पीटीआई की जितनी पॉलिसीज़ हैं वो, हम अगर उनको गौर से दें, मैं पीटीआई वालों को ये मशवरा देना चाहूँगा, मुखलसाना मशवरा, ख़ासतौर पर पीटीआई की जो लोकल क़यादत है पाकिस्तान में, वो समझ रही है चीज़ों को। इसलिए वो जो है ना, सिविल नाफरमानी की तहरीक है, रेमिटेंसेस पाकिस्तान को ना भेजें, उसको भी सपोर्ट नहीं कर रही।
वो इस एहतजाजी तहरीक को बार बार इस्लामाबाद पे हमला करना, फाइनल कॉल देना, बंद कर दो हुकूमतें, ये कर, वो इसको भी सपोर्ट नहीं करे। वो चाहते हैं मुज़ाकरात हों और बात आगे बढ़े। और वो ना ही फौजी प्रोडक्ट्स की, फौजी फैक्ट्रीज की, दर बॉयकॉट। मैं सियासत और तिजारत में और अदालत में और सहाफ़त में फ़ौज की मुदाखलत के मुसलसल ख़िलाफ़ रहा हूँ 30 साल से, और आज भी हूँ। लेकिन हर काम का एक वक्त है, एक तरीका है। आप जंग के माहौल में आपस में जंग करना शुरू कर देंगे तो उसका नुकसान मुल्क को होगा। जो पीटीआई की मौजूदा जो लोकल क्यादत उसको समझ आ रही है, लेकिन खान साहब को और जो बाहर बैठे हैं लोग पीटीआई के, वो उनका अलायंस बदकिस्मती से इस वक्त अजीत डोवल के साथ है, उनकी पॉलिसीज के साथ है, टीटीपी की पॉलिसीज के साथ है। सारे वो काम कर रहे हैं। मसलन मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने आईएमएफ को भी खत लिखा, उन्होंने सिविल नाफरमानी का भी कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि आप रिमिटेंसेस ना भेजें ओवरसीज पाकिस्तानीज को कहा है, दोहरी शरीत वाले लोगों को कहा है। और साथ अब ये जो उन्होंने भी, टीटीपी ने भी यही कहा है कि हम हमले करेंगे जो फौज के तजारती इदारे हैं, सबका नाम लिया उन्होंने। और पीटीआई ने भी ये कहा है कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट कर दें। ये नेचुरल अलायंस है, अननेचुरल है, ये कोइंसिडेंस है, मुझे नहीं इसका पता। लेकिन एक सियासी जमात को ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर कोई ऐसा काम दहशतगर्द तंजीमें कर रही हो पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या उन्हें भी वही पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए अपनी सियासत के लिए, या उन्हें रुक के सोचना चाहिए और उन्हें अपनी लड़ाई का वक्त बदलना चाहिए, उन्हें ठीक लड़ाई है। का तरीका कार बदलना चाहिए। ठीक है। और वैसे भी जो सियासी और जमहूरी हुकूमत होती है ना, सॉरी पार्टी होती है ना, जो वो कभी भी तशद्दुद का रास्ता नहीं इख्तियार करेगी। वो हमेशा मुज़ाकरात के जरिए, मुफाहिमत के जरिए, सियासत का मतलब ही ये है, जमहूरियत का करेक्ट। मतलब ही ये है, कुछ लो कुछ दो। अगर आप इससे बाहर निकल गए तो फिर आप वो सियासत नहीं कर रहे। जिना की मैंने कायद आज़म की बात आपको बताई थी, कायद आज़म ने, नेहरू ने 40 साल सियासत की है। अंग्रेज एक गैर मुल्की काबिज ताकत थी, उसके खिलाफ भी उन्होंने सियासत की, जमहूरियत के जरिए, सियासी अमल के जरिए आज़ादी ली। उन्होंने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने बाइकआउट नहीं किया, इस तरह उन्होंने इस तरह हमले नहीं किए, ठीक है। गजनवी की तरह 17 हमले नहीं किए। तो और गजनवी के बारे में भी तारीख पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। पता नहीं इन लोगों ने तारीख क्या पढ़ी हुई, मुझे तो ये नहीं समझना, इन्होंने इस्लामी हिस्ट्री पढ़ी हुई है ना, अपनी पख्तून हिस्ट्री पढ़ते हैं ये सब लोग, ये तालिबान भी और ये सारे, इनको वो तो चाहिए पढ़ें ये हीरो हिस्ट्री। है ना, उनको कुछ नहीं है। तो ये और अजीत दोवल अब इनका महबूब हुआ, वहाँ तो वहाँ गए थे हमला करने, तो गजनवी साहब इन सबको लेके, तो ये अजीत दोवल पे हमला, अजीत दोवल को लेकर पाकिस्तान पे हमला करने आ रहे हैं। अजीब ही, मतलब इन्होंने जैसे ना, हकीकी आज़ादी इन्हें ट्रम्प, पहले फैसला करना हकीकी चाहिए। आज़ादी ट्रम्प दिलाएगा, फिर जी, उसके बाद ट्रम्प से हकीकी आज़ादी लेंगे। हकीकी आजादी अच्छा, आपने, जो बाइडेन ने छीनी है, हाँ, ट्रम्प ट्रम्प दिलवाएगा। दिलाएगा, फिर उसके बाद तो अमेरिका से ये लेंगे जो मिलके। आपका सवाल था ना, तो ये रीजन में जो सिचुएशन है, चाइना पे दबाव डालने के लिए, उसमें वाखान बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा। वाखान के इस इशू पे चीन ने पाकिस्तान पे कोई एतराज नहीं किया। कि मैं आपको बता दूं कि चीन खुश नहीं है तालिबान की हुकूमत से और उनकी पॉलिसी से। हालांकि चीन ने बहुत अच्छे ताल्लुकात उनसे बनाए हैं, उनकी मदद भी की है, लेकिन चीनियों पे हमले जो वो पाकिस्तान में करते हैं और टीटीपी के जरिए करवाते हैं, इस वजह से बहुत इख्तलाफात हैं। एक जिस जिस तरह से आपने कहा है कि हमारी पोजीशन बहुत वल्नरेबल है, हम एक चॉइस कर ही नहीं सकते, हम इस पोजीशन में ही नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कोई प्रेशर भी हमारी तरफ आ सकता है फ्रॉम चाइना और अमेरिका? क्विक क्वेश्चन, अगर इस पे कमेंट कर दें तो फिर हम डोमेस्टिक प्रेशर पॉलिटिक्स की दोनों तरफ तरफ भी से है आएंगे। ऑलरेडी। चीन ने हम पे, देखिए मजीद चीन, प्रेशर कि हमें एक बाकायदा तौर पे एक नहीं पोजीशन नहीं, लेनी ऐसा पड़े, ऐसा साइड लेनी ऐसा चीन पड़े। नहीं कहेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अच्छा। अमेरिका कह रहा है हमें बहुत अरसे से, और अमेरिका ये चाहता है, लेकिन फर्क पता है क्या चीन में और अमेरिका में? जो लोग कैंटोनमेंट्स में रहते हैं और डीएचएस में रहते हैं, उनके खिलाफ भी वैसे टीटीपी ने यही कॉल दी है, लेकिन वो अभी भी सपोर्ट यही करते हैं। वो खुश होते हैं पाकिस्तान अगर कमज़ोर होता है तो पाकिस्तान पे हमला होता है, फौज पे हमला होता है। तो मैं हैरान हूँ उन लोगों पे जो रिटायर्ड हैं ख़ास तौर पे, कि वो क्यों उनकी ऐसी सोच हो गई है, उन्हें नज़र नहीं आ रहा उसमें। तो फिर मैं सोचता हूँ कि शायद उनकी वजह यह कि उनका जो माइंड कंट्रोल है वो अमेरिका ने किया हुआ है। अमेरिका का माइंड कंट्रोल जो इतना सख्त है ना पाकिस्तान के रिटायर्ड लोगों पे, कि वो अमेरिका से जूते भी खाएंगे, अमेरिका हमें भिखारी भी बना के रखेगा, और फिर भी वो कहेंगे कि हमें अमेरिकी कैंप में रहना चाहिए। चाइना हमें बराबरी के तौर पे डील भी करता है, दोस्त के तौर पे,
इज्जत भी देता है, हमेशा बुरे वक्त में हमारा साथ भी उसने दिया है, और अभी भी वो हमारे साथ, मतलब मुझे राहील शरीफ के दौर का और बाजवा के दौर के ये फिक्रे याद हैं कि अगर हमने पता नहीं ये चीन का जो सी पैक चल रहा है इसको ना रोका तो हमारे यहाँ तो सिर्फ टायर पंक्चर लगाने की दुकानें होंगी, और उनके ट्रक गुजरा करेंगे यहाँ से चीन के, और वो गवादर से एक्सपोर्ट्स करते। ये सोच थी, आप सोचें ये सोच थी टॉप लेवल पे मैं जो मिलिट्री कहना कमांडर्स चाह की, रही हूँ मैं वो मिलिट्री कहूंगी कमांडर्स की। नहीं, तो टू जस्ट बी ये सेफ। अमेरिकी टायर पंक्चर लगा के बड़े खुश रहे हैं सारी उम्र। मैं इस जरा सख्त बात ये कहने लगा हूं, लेकिन चीनी ट्रकों के टायर पंक्चर लगाते हुए, वो भी सिविलियंस नहीं लगाने थे, खैर इन्हें बड़ा मसला था। ये मसला ही नहीं है, चीन ने तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बना दिया है। आप बताएं कभी अमेरिका ने कोई मोटरवे बनाई है पाकिस्तान में? कोई ऐसे पाकिस्तान में असले के हमारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मैं 3 एग्जांपल्स आपको देता हूँ, बहुत बहुत ये हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्रीज टेक्सला है और बहुत सारी, आप नाम लेते ही जाएं। इस मुल्क में प्रोजेक्ट आप भूल भूल नाम नहीं याद रहेंगे आपको, इतने चीन ने हमारी मदद की है। अमेरिका ने कितनी की है पूछें इनसे। एक तरबेला डैम बना के दिया और फिर उसके बदले में हमसे कितने साल गुलामी करवाई है, आज भी करवा रहा है। ये इन्हें नजर नहीं आता फर्क दोनों अतराफ पे। हमारा हमसाया मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वो बनने जा रहा है, दुनिया का सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डॉलर रिजर्व उसके पास है, अमेरिका से भी ज्यादा। अमेरिका उसका मकरूज है, लेकिन ये गोरे के गुलामी ऐसी हमारे दिमागों में घुसी हुई है कि हमें गोरे की गुलामी नहीं छोड़ने दे रहे। और ये भी नहीं मैं कहता कि आप चीन की गुलामी करें, चीन के साथ बहुत अच्छा पैकेज ले सकते हैं, लेकिन लेने नहीं दिया जाएगा। तो चीन कभी नहीं हमें ये कहेगा कि आप हमारा साथ दें खुल के। चीन ने हमेशा हमें यही कहा है कि आप इंडिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखें, आप अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखें, लेकिन आप स्मार्ट गेम खेलें। प्रॉब्लम यह है हमें स्मार्ट गेम खेलने नहीं दी जाती, और उन लोगों ने नहीं खेलने दी जो हम अब रिटायर हो चुके हैं। क्यों? इसलिए कि उनके जाती मफादात अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में थे। अब मैं उस जाती मफादात पे कितनी बार बताऊं कि बच्चों और प्रॉपर्टी और पैसे से बड़े जाती मफाद इनके क्या थे। इसलिए पूरी कौम को आग में झोंक दें, उसको बेच दें, सारा सी पैक तबाह कर दिया, हाइब्रिड निजाम ले आया इस मुल्क में जिससे अब जान नहीं छूट रही, और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। और 2017 से जो नीचे गए हैं अभी तक उठ नहीं पाए हम पिछले 9 साल में। तो ये किसका कसूर है? तो हमें एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी चाहिए जिसमें हम ना अमेरिका को नाराज करें ना चीन को नाराज करें, और सऊदी अरब को भी नाराज ना करें, क्योंकि सऊदी अरब ने हमारी बहुत मदद किया। सऊदी अरब के ताल्लुकात चीन से, अमेरिका से बहुत अच्छे हो जाएंगे, चीन से बहुत अच्छे हैं। प्रेसिडेंट शी ने विजिट किया वहां पे, और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स उनके साथ उन्होंने ज्वाइंट में वो कर रहे हैं। मसला ये हमारे अंदर जो अपनी बदनीयती है ना हमारे अंदर, वो हमें कुछ करने नहीं दे रही। और अब जी, और अब जो ये सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया है और किया जा रहा है, और जो ये सारी टीटीपी और की वही पॉलिसीज हैं जो पीटीआई के कुछ लोग अडॉप्ट किए हुए हैं, ये मुनासिब नहीं है। पीटीआई को एक सियासी जमात के तौर पे, एक जमहूरी जमात के तौर पे सोचना चाहिए, जिसमें लीडरशिप्स को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी, बेनज़ीर भुट्टो ने दी, आसफ अली जरदारी जेल में गए, नवाज शरीफ कितनी बार जेल में गया, शहबाज शरीफ जेल में गया, सब पीछे भी हटे। किसी ने ये नहीं कहा, इनमें से किसी ने नहीं कहा कि मैं मुल्क उल्टा दूंगा, मुल्क पे एटम बम चला दूंगा क्योंकि मुझे इख्तिदार नहीं दे रहे। सब ने पीछे बैठ के इंतजार किया माहौल बेहतर होने का, माहौल बदलने का। यही सियासी लीडर करता है। इमरान खान ये नहीं कर पाए। पिछले 3 साल से, जब से इख्तिदार से उन्हें निकाला है, उन्होंने इस मुल्क में बेयकीनी, अदम इस्तेहकाम पैदा किया है बाय डिज़ाइन, और वो तमाम इकदाम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचे और वो ना उठ पाए। तो अभी ये जो करंट डायलॉग वाली सिचुएशन है, इसमें भी ये देख ले तारीख में वो किधर खड़े होना चाहते हैं। अजीत डोवल, टीटीपी और बलोचिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनके साथ, या ये सियासी जो अमल है पाकिस्तान का, चाहे ये फ्लॉड है, चाहे ये आइडियल नहीं है, इसको मजबूत करके इसी को आगे बेहतर करना चाहिए। फ्रॉड का है, फ्लॉड का है। अच्छा चलें, फ्रॉड तो फिर बहुत सारे हैं ना। लेकिन मैं इसको फ्रॉड इसलिए नहीं कहता कि मैं आइन की और पार्लियामेंट की सुपरमेसी पे और सिविलियन सुपरमेसी पे यकीन रखता हूं, लेकिन मैं इसकी जिद्दोजहद पुरअमन और सियासी
तरीके से अमल के ज़रिए चाहता हूँ। और पिछले 30 साल भी यही किया, चाहे हम अताब में भी थे ना, तब भी हम नारे नहीं लगाते थे कि टक्कर के लोग नहीं मिले आपको, और फिर दुड़की लगा के बैरून मुल्क फ़रार हो जाएं और वहाँ बैठ के फिर पाकिस्तान को गालियाँ निकालना शुरू कर दें। हम ऐसे नहीं करते, यहीं रहें, वक्त बुरा था या अच्छा था, यहीं रहें और यहीं रहेंगे, और इसी मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे, और यहीं के लोगों के साथ गर्मी सर्दी जी लेंगे। जो अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पीटीआई ने इन रिटन डिमांड्स नहीं दी, और पीटीआई अब ये कह रही है कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है इमरान खान से। व्हाट डू यू थिंक कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी, ये फ्रॉड है। कि मुलाकात नहीं होने नहीं, दी? दोनों तरफ से फ्रॉड किया जा रहा है। अच्छा, इन राइटिंग क्यों नहीं दे रही पीटीआई डिमांड्स अपनी? बताएं मुझे, आप बताएं। चलें, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ I कि don't आप see a मुज़ाकरात problem करने with- आए हैं हुकूमत हाँ, के साथ, बिल्कुल। तो आपकी कुछ डिमांड्स हैं, इन राइटिंग क्यों नहीं दे रहे आप? आई डोंट सी अ प्रॉब्लम विद नहीं, अगर इन रिटन देने में। व्हाई डोंट यू सी, अगर इन राइटिंग देंगे हाँ, तो उससे क्या जाहिर होगा? क्या जाहिर है? कमिटमेंट, मुआहिदा हो गया ना। आपने इन राइटिंग अगर चीज बोली, इस चीज से तो आपकी यू टर्न ले लेंगे ना। लिखी हुई चीज जब आप वो दे जिस तरह देंगे, कह रहे हैं कि जो मीटिंग मिनट्स हैं दे आर द सेम एज दिस। ये फ्रॉड है ना। तो Exactly. अगर ये मतलब सेम कोई है, problem नहीं है ना, अगर ये अगर आप सेम है, writing में दे अगर ये देंगे सेम तो। है, हाँ। तो दे दे, एग्जैक्टली। तो दे दे। फिर दे फिर दें। ये आर्गुमेंट तो उनकी तरफ भी जाती है ना, पीटीए की तरफ भी। फिर इन राइटिंग दे दे डिमांड्स। हाँ, नहीं सही, देंगे, I'm agreeing with you नहीं on दे this. रहे, I'm agreeing क्योंकि with you on कमिटमेंट नहीं करना चाहते। दे आर प्लेइंग विद ईच अदर। पीटीआई डील वो चाहती है कि उनको डील करना चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि उन्हें ताना ना मिले डील का। जब इन राइटिंग, अब उन्होंने एक बात तो एथिकली, उनका वो जो मॉरल स्टैंड था कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते, वो तो डाइल्यूट हो गया ना। कि वो बैठ गए इनके साथ मुज़ाकरात में जाके, इनकी साथ कमेटी से, इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते ख़त्म हो गए। तमाम लीडरशिप कह रही है इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं करना चाहती, खान साहब तो रिहाई अभी मुमकिन नहीं है, ये तो तय हो गया ना। तो अब पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है और इस हुकूमत के साथ करना चाहती है, तो उसने हुकूमत को मान लिया ना कि ये हुकूमत है। तो वो मॉरल स्टैंड जो था कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, हम इसको नहीं मानते, वो तो डाइल्यूट हो गया ना। अब अगर राइटिंग में दे दें कि हमारी ये 2 डिमांड्स हैं, जिसमें वो 9 मई और 26 मई की बात है और रिहाई है, 26 ठीक, नवंबर। तो उससे साफ ये बात आ जाएगी कि जी आप एनआरओ चाहते हैं। और दूसरी बात उसकी वजह यह है कि अभी ये तो दिखावा है सिर्फ डिमांड्स, असल डिमांड्स तो बाद में आनी है पीटीआई की। तो अगर इन राइटिंग पहली दफा ये डिमांड्स दे देंगे, तो वो जो बाद में लेके आनी है उससे मुकर कैसे जाएंगे? फिर तो इन पे तनकीद होगी कि आपने मुज़ाकरा शुरू करने के लिए ये 2 डिमांड्स दी हैं, अब मुज़ाकरा शुरू हो गए तो अब आप मजीद डिमांड्स ला रहे हैं। रियल डिमांड्स तो ये भी नहीं है, मतलब पूरी होती नजर नहीं आ जाहिर रही है। है। आप इनके ऊपर भी अच्छा खासा बिल्कुल, प्ले ऑन दीस बिल्कुल, इसीलिए ना, तो इसलिए नॉन कमिटल रहना चाहते हैं, क्योंकि इस पे होगा कुछ नहीं। कहा जा सकता है कि दे आर प्लेइंग इडियोटिकली रादर नहीं, देन प्लेइंग स्मार्टली। नो, देखें, वो समझ भी नहीं रहे। बात इशू ये हो गया है कि हम उस दौर में रह रहे हैं जहाँ पे मैंने आपको रिटायर्ड की अभी एग्जांपल दी है कि वो एक इदारे की नौकरी की है उन्होंने 40 साल, 35 साल, उसके खिलाफ एक जंग हो रही है। कैंपेन नहीं खाली चल रही, जंग हो रही है। उनको जहाँ से पेंशन मिलती है, जहाँ वो रह रहे हैं जिन घरों में, उन पे हमले की बातें हो रही हैं, ठीक है। और वो फिर भी वो कहते हैं कि इस बंदे ने जो क्राइम किया है ना, इसको माफ़ है, ये जो भी करे ये माफ़ है, ये सिविल नाफरमानी की कॉल दे ये माफ़ है, ये हमला कर दे कैपिटल पे ये माफ़ है, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो जाए माफ़ है। हर बात पे वो ये कह देते हैं इसको माफ़ है, या कह देते हैं इसका पर्सनल इशू है, या कह देते हैं कि नहीं ये इस पे इसके लिए आप नहीं ऐसे कह सकते। हाँ, जो तुम लोगों ने किया वो गलत। 2-2 साल पुरानी बातें, 3-3 साल पुरानी बातें भूल गए हैं, याद ही नहीं उन्हें, कुछ रखने नहीं चाहते। ये जो मुनाफिकत है ना, और मुझे अफसोस इस बात पे कि अपने इदारे के जहां से खा रहे हैं उसके खिलाफ ये मुनाफिकत करते हैं, उसका भी नहीं सोच रहे। मुल्क का तो नहीं इनको एहसास, मुल्क का एहसास नहीं है, अपने इदारे का भी नहीं एहसास नहीं है। तो इस वजह से जो हमारे माहौल बन गया है ना, इसमें ये आगे नहीं बात बढ़ेगी। इस माहौल को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें ये बात तय करनी पड़ेगी कि हमें यहाँ रहना है। और एक ख़ास लाइन है, देखें, आप इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना चाहिए, सारी में लड़ना नहीं चाहिए, उनसे स्पेस वापस लेनी चाहिए। आपकी बच्ची अपनी परफॉर्मेंस अच्छी, मैं पैमरा चेयरमैन गया था, मैंने सारी स्पेस ली। मैं कोई यहाँ से प्लान करके गया था, मैंने कोई अनाउंस किया था कि मैं जाके स्पेस लूंगा, मैं फतह कर लूंगा, मैंने स्पेस ले ली जो मेरी थी। जो इख्तियारत आइन और कानून के तहत जो जिस इदारे में बैठा है
वो ना लेटे ना वहां पे। जब कॉल आती है तो उनको कहे ना जी कि फिर ये काम नहीं हो सकता, या उनकी कॉल सुन के बस कह दे कि लिफ्ट करा देंगे लेकिन काम ना करे। तो स्टैंड लेना पड़ता है ना, रियल स्टैंड। नारे मारो, बाहर निकल के अंदर जाके सारे काम उनके करो। इस तरह इनकलाब नहीं आते, इस तरह स्पेस नहीं ली जा सकती। स्पेस जब खान साहब कहते हैं मैं देखूंगा आर्मी चीफ मेरी मर्जी के बगैर क्या कर सकता है, मैं उसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करते ना फिर क्यों बाहर निकल के ऐसे 3.5 साल तो जी मेरे पास कुछ भी नहीं था, वही सारा कुछ करते रहे। 3.5 साल अंदर बैठ के क्यों नहीं बोले ये बात? उस वक्त तो कहते थे हम हमारे जैसा अच्छा सेम पेज है ही कोई नहीं दुनिया में, जैसे अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं। तो ये या तो अंदर बैठ के बात करें ना, अंदर बैठ के रेजिस्ट करें। जब आपके पास इख्तियार होता है तब अपनी स्पेस लें। बाहर बैठ के हमले करना, मुल्क की वहदत को खतरे में डाल देना, सियासी अमल को मफलूज कर देना, मईशत को मफलूज कर देना, गरीब का बहुत नुकसान होता है इसमें। और ये असली सियासी लीडर सोचते हैं जिनकी जड़ें वहां में होती हैं, जिनकी मैंने एग्जाम्पल दी है। जो शख्स सिर्फ अपना सोचता हो, जो लीडर, वो ऐसे नहीं सोचता, वो कुर्बानी नहीं देता। All right, that's it for today. Thank you for listening. Allah Hafiz.